तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। कि भाई साहब, इम्परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की स्थिति क्या होती है। तो जरा मेरी बात को समझो। ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कैसे आता है ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप जाकर देखोगे मेरी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर, तो इसी पर बेस्ड है, जहां पर बताया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी किस प्रकार प्राप्त करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपोली, कि इन तीन मार्केट में या अल्टीमेटली इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ऐसी मार्केट में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की सिचुएशन क्या होती है, हम इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की शर्त क्या होती है। तो अगर आपको याद हो तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की बच्चों शर्त ये होती है, अगर आपको बताऊं तो MRSXY बराबर होना चाहिए MRTXY के। अगर आपको याद हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, तभी जाकर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते थे कि दो वस्तुओं का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर आता था परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहां पर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त होती थी। लेकिन अब जरा सुनो, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर या फिर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ऐसी मार्केट के अंदर ये दोनों कभी भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त नहीं कर पाते। जी यस, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आप केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही प्राप्त कर सकते हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम चाहकर भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक हमारा यह है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो इनएफिशिएंसी क्यों होती है। मैंने बोला इनएफिशिएंसी, कि पेरेटो की इनएफिशिएंसी क्यों होती है या फिर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, आज हमें इस बारे में जानना है। ठीक है, तो जरा एक बार देखते हैं क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन क्या बनता है उस क्वेश्चन को समझो, फिर हम लोग उसको जरा पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इज इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली। बच्चों, मोनोपोली को ही मार्केट पावर कहते हैं, क्योंकि मोनोपोली के अंदर सारी की सारी पावर मोनोपोलिस्ट के हाथ में होती है। मोनोपोली मार्केट में सारी की सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में होती है, इसलिए मोनोपोली को मार्केट पावर भी कहते हैं। तो ये बोलता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोली पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में एक ऑब्स्टेकल कैसे है, एक बाधा कैसे है। मतलब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को मोनोपोली के माध्यम से या किसी भी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के माध्यम से प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, या फिर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिस्कस बताइए व्हाई इम्परफेक्ट कंपटीशन में लीड टू पेरेटो इनएफिशिएंसी स्पेशली अंडर मोनोपोली। कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोपोली में पेरेटो इनएफिशिएंसी की होती है, एफिशिएंसी क्यों नहीं होती, इनएफिशिएंसी क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो मैंने बोला पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की जो शर्त होती है वो होती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। और ये कंडीशन केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूरी हो पाती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या मोनोपोली मार्केट में ये दोनों कभी बराबर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मोनोपोली के अंदर आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त नहीं कर सकते। अब वो बराबर क्यों नहीं हो पाते, तो इसके लिए प्रॉपर पूरा लॉजिक है, प्रॉपर पूरा तरीका है। मैं इसको समझाता हूं एंड देन इसकी मैं आपको रीडिंग करवाता हूं। ठीक है, तो पहले थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि MRTXY, जो दो गुड्स का MRTXY होता है वो शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए MRSXY के। जब MRTXY MRSXY बराबर होगा तब जाकर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी प्राप्त कर पाएंगे। बट अंडर मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली के अंदर
या फिर किसी भी और प्रकार की इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक के अंदर या ओलिगोपोली के अंदर, तीनों का मतलब सेम मान लो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या ओलिगोपोली हो, पेपर में किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे, जो पढ़ा रहा हूं सेम लिख के आना है, क्योंकि ये तीनों ही इम्परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। तो बोलता है मोनोपोली के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर जो MRTXY होता है इज नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं होता मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, जिसकी वजह से हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में पेरेटो ऑप्टिमलिटी प्राप्त नहीं कर पाते। वही लिखा है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से मोनोपोली डज नॉट एंश्योर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि मोनोपोली मार्केट में रिसोर्स का ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं हो पाता, या सिंपल लैंग्वेज में पेरेटो ऑप्टिमलिटी प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मोनोपोली पेरेटो ऑप्टिमलिटी में एक ऑब्स्टेकल की तरह, एक बाधा की तरह काम करता है। और इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यहां पे लिख रखा है मैंने एक छोटा सा, बाकी डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां पे इसका रीजन ये है कि मोनोपोली में जो प्राइस होता है वो इक्वेट, मतलब इक्वेट मींस इक्वल, जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नॉट नहीं हो पाता। याद रखना, अगर आपको याद हो तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस होता है। जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर प्राइस होता है तो उस केस में हमारी पेरेटो ऑप्टिमलिटी प्राप्त हो जाती है। बट मोनोपोली के अंदर क्या होता है? मोनोपोली के अंदर वस्तु की कॉस्ट आती है कम, इट मींस मार्जिनल कॉस्ट होती है कम, लेकिन मोनोपोलिस्ट प्राइस चार्ज करता है ज्यादा। मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली का मालिक, जो मोनोपोली का मालिक है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो प्राइस चार्ज करता है ज्यादा। तो मोनोपोली के अंदर प्राइस होता है ज्यादा और मार्जिनल कॉस्ट होती है कम, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में या फिर पेरेटो ऑप्टिमलिटी प्राप्त नहीं हो पाती। मैं प्रूव भी करूंगा कैसे। तो यहां पे लिखा है कि मोनोपोली में क्या होता है, ही चार्जेस हायर प्राइस देन द मार्जिनल कॉस्ट। जो मोनोपोलिस्ट है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है एज कंपेयर टू कॉस्ट। अब इसको प्रूफ करते हैं कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी के सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्यों नहीं आती, आओ उसको प्रूफ करते हैं। तो जरा यहां पर मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक होगा कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक होगा प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां समझते हैं। तो यहां पे सबसे लिखा मैंने प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर की साइड समझते हैं कि प्रोड्यूसर क्या कहता है। तो मेरी बात सुनो, बहुत सुनना बेटा ध्यान से, टॉपिक अब आपका एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। अब जरा मेरी बात को समझो। भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है? अब देखो याद रखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं मोनोपोली, किसकी? मोनोपोली की। देखो दो वस्तु है, एक गुड एक्स एक गुड वाई। यहां लिखा बेटा मान लो मैंने गुड एक्स की बात करता हूं और यहां लिखा गुड वाई की बात करता हूं। चलो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं जो मेरी गुड एक्स है वो मोनोपोली मार्केट के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? मोनोपोली मार्केट के अंदर है। जबकि जो मेरी गुड वाई है मैं एज्यूम कर रहा हूं वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर है। बच्चों कहां पे है वो? परफेक्ट कंपटीशन में। तो गुड एक्स मोनोपोली में है और गुड वाई परफेक्ट कंपटीशन में है। अब एक बात बताओ, अगर गुड एक्स मेरी मोनोपोली मार्केट में है तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, वस्तु एक्स की बात हो रही है एक्स की, वो हमेशा कम होगी और एक्स का प्राइस ज्यादा होगा। मोनोपोली के अंदर प्राइस होता है ज्यादा और एमसी होता है कम। जबकि अगर गुड वाई मेरी परफेक्ट कंपटीशन में है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है एक्स की वो बराबर, सॉरी एक्स की नहीं वाई की, यहां पर जो मेरी क्या है बच्चों वाई की मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होगी? वो वाई के प्राइस के बराबर होगी, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में कॉस्ट और प्राइस बराबर होता है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस होता है ज्यादा, कॉस्ट होती है कम। अगर आपको ये वाली बात जाननी है कि मोनोपोली के अंदर प्राइस ज्यादा क्यों है, कॉस्ट कम क्यों, आप नहीं जानते, आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, क्योंकि आपका बेसिक कच्चा है, आप बेसिक में कमजोर हो। अगर बेसिक पढ़ा होता, नालायक हो, अगर ढंग से बेसिक पढ़ लिया होता ना तो ये सारी बातें मुझे बतानी नहीं पड़ती। बट फिर भी मैं आपको साइड में बताता हूं कि मोनोपोली के अंदर ऐसा क्यों होता है। थोड़ी बहुत तो बेसिक आपको आना ही चाहिए, इसके लिए भी जरा एक बार यहां पे समझने का प्रयास करो। बड़ा मोनोपोली मार्केट के अंदर अगर आपको पता हो इक्विलिब्रियम कैसे आता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मोनोपोली मार्केट का मैं आपको डायग्राम बना के शो करता हूं।
अगर आप इस चीज को देखो, इस चीज को रट सकते हो, रट लो, इस वाले पार्ट को आप स्किप कर दो। लेकिन मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जिनको वास्तव में नॉलेज चाहिए, जिनको कोई अपना एग्जाम क्रैक करना है और उनको इस चीज की नॉलेज चाहिए, उनको रटना नहीं है। तो ये उनके लिए है जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जिनको वास्तव में चीजों को डीप में समझना है। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि बच्चों ये है मेरा एमआर कर्व, और मोनोपोली मार्केट बच्चों ये ऐसे बनता है मेरा एआर कर्व। एआर कर्व को अपन लोग प्राइस भी बोलते हैं, बच्चों पता होगा। और बेटा मान लो कि ये बन गई मेरी क्या, मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या बन गई मेरी, मार्जिनल कॉस्ट। अब जरा मेरी बात को सुनो, अब जरा मेरी बात को सुनो, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट ने एमआर को इंटरसेक्ट किया, ये बन गया मेरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्विलिब्रियम, और ये क्या आ गई मेरी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू। अब जरा समझो, अगर मैं इस ओ क्यू की बात करूं, इस ओ क्यू की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, मैं अगर इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करूं जहां पर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर अगर आप नोटिस करो तो ये ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ये क्या है, ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। इट मींस ओ क्यू पर, ओ क्यू पर अगर ओ क्यू पर मैं नोटिस करूं तो ये है मेरी क्या जी, यहां से लेके यहां तक, यहां से ये कौन सा कर्व है, एमसी, तो यहां से लेके यहां तक ओ क्यू पर, ओ क्यू मेरा इक्विलिब्रियम है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि एट इक्विलिब्रियम या फिर एट ओ क्यू। तो ओ क्यू पर मैंने नोटिस किया कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। देखो ना, ये रहा एमसी का डायग्राम, और वो पॉइंट एमसी का यहां से लेके यहां तक आ रहा है। तो ई से लेके क्यू तक, ई से लेके क्यू तक बच्चों मेरी क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट। और जबकि मैं इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाऊं, इसी को थोड़ा मैं अगर और ऊपर लेके जाऊं, गया 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 गया, ये कौन सा कर्व आ गया, प्राइस। इसको नाम मानो दिया मैंने एस, इसको नाम मैंने क्या दिया, एस। ये कौन सा कर्व है, एआर कर्व आ गया या फिर प्राइस कर्व आ गया। अब बताओ इस इक्विलिब्रियम पर, इस ओ क्यू पर, इस ओ क्यू पर ही चेक करो और ऊपर जाओ, मेरे प्राइस कितना है, तो मैं ऊपर गया 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 गया, प्राइस है मेरे यहाँ पे ये एस, एस से लेके क्यू तक। तो एस से लेके क्यू तक बच्चों क्या है मेरे जी, ये है मेरे प्राइस। अब आप बताओ क्या आप एक बात खुद नोटिस नहीं कर पा रहे कि इस इक्विलिब्रियम लेवल पे मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इस इक्विलिब्रियम लेवल पे जो प्राइस है वो यहां से लेके यहां तक है, एस से लेके क्यू तक, जबकि जो कॉस्ट है वो यहां से लेके यहां तक है, ई से लेकर क्यू तक। तो इट मींस क्या, इस इक्विलिब्रियम लेवल पे ओ क्यू मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि यहां पे एमसी और एमआर बराबर है। तो इस इक्विलिब्रियम लेवल में मैंने एक चीज नोटिस करी, जो मेरा प्राइस है वो केवल ई क्यू है, सॉरी मेरी एमसी मार्जिनल कॉस्ट केवल यहां से लेके यहां तक ई क्यू है, जबकि मेरा प्राइस एस से लेके क्यू तक एस क्यू है। तो आप खुद देखो ना, प्राइस क्या है, एस क्यू, प्राइस है ज्यादा, और एमसी क्या है, ई क्यू, बेटा एमसी है कम। तो यहां पे मेरा प्राइस है ज्यादा, एमसी है कम। तो मोनोपोली के अंदर है, वही तो बोला कि मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल पे, मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल पे अक्सर हमारा प्राइस होता है ज्यादा, एस से लेकर क्यू तक है, और हमारी कॉस्ट होती है कम, ई से लेकर क्यू तक है। तो यही बात तो मैंने यहां पे लिखी कि मोनोपोली के अंदर जो प्राइस है एक्स का वो ज्यादा होगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट है एक्स की वो कम होगी। होपफुली इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो इस चीज को आप जो है समझने के लिए साइड में नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप रट भी लोगे ना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रट लो कि मोनोपोली में प्राइस होता है ज्यादा और एमसी होता है कम इक्विलिब्रियम लेवल पे। चलो नोट कर लिया, समझ में आ गया भाई। देखो मैं तो नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं और मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको चीजें रटवाऊं नहीं, हर चीज की पूरी डिटेल में डेप्थ में नॉलेज दूं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि गुड एक्स वाले केस में एमसी एक्स कम है, कॉस्ट कम है, प्राइस ज्यादा है, और जबकि परफेक्ट कंपटीशन में लास्ट क्लास मैंने प्रूफ करके बताया था कि ये दोनों बराबर होते हैं। चलो अब अगर मैं रेशियो निकालूं, अब अगर मैं रेशियो निकालूं किस चीज का, एमसी एक्स और एमसी वाई का, तो देखो अगर मैं निकालूं रेशियो ऑफ एमसी एक्स टू एमसी वाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई का मैं रेशियो निकालूं तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा, देखो ध्यान से,
ये बनेगा एम सी एक्स अपॉन में एम सी वाई, और यहां पे एम सी एक्स यहां पे क्या है पी एक्स, और एम सी वाई यहां पे क्या है पी वाई। अब बताओ यहां पर साइन कौन सा आना चाहिए भैया, यहां पर साइन इक्वल टू का आएगा, यहां पर साइन ये मोर देन का आएगा, जरा बताओ यहां पर साइन कौन सा आना चाहिए। एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई कर लिया, और सामने एम सी एक्स को कंपेयर किया पी एक्स से, एम सी वाई कंपेयर किया पी लिख लिया, लेकिन यहां पे साइन इक्वल टू का लगाऊं, ये साइन ठीक है, या फिर साइन ये लगाऊं, ये साइन ठीक है, क्योंकि भैया यहां पे तो साइन मेरे को एक ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है, मैं कौन सा लगाऊं। तो आओ इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेटा मान लो पी एक्स से ज्यादा, बेटा मान लो पी एक्स से 15, बेटा एम सी एक्स से कम, बेटा मान लो एम सी एक्स है आपका चलो 10 मान लिया, ठीक है। ऐसे ही एम सी वाई और पी वाई की वैल्यू मानते हैं, तो बेटा चलो मानते हैं कि हमारा पी वाई चलो बेटा मान लो 5 है, और दोनों बराबर, अगर पी वाई 5 तो एम सी वाई भी क्या होगा 5। थोड़ी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू पुट कर ली ताकि मैं समझूं यहाँ पे साइन कौन सा आएगा। चलो वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं, एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई, एम सी एक्स 10 एम सी वाई 5, तो 10 अपॉन में 5, पी एक्स अपॉन पी वाई जी, पी एक्स 15 और पी वाई 5, डिवाइड करो जी, ये आ गया 2, डिवाइड करो जी, ये आ गया 3, मतलब ये वाली वैल्यू है ज्यादा, पी एक्स अपॉन पी वाई वैल्यू है ज्यादा, और एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई की वैल्यू है कम, तो मतलब यहाँ पे साइन आएगा ये वाला। तो अगर मैं एम सी एक्स और एम सी वाई का रेशियो निकालूंगा इन सबको देखते हुए, तो एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई कम होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होगा ज्यादा। अब मैं इन वैल्यूज को मिटो दूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए वैल्यूज को पुट किया था कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, कौन सा साइन दोनों में से आना चाहिए। तो भैया एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई का रेशियो निकल गया पी एक्स अपॉन पी वाई, और साइन आ गया आपका ये वाला। अब एक बात बताओ, एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई क्या होता है। मैंने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में बताया था, अगर आप दो वस्तुओं के मार्जिनल कॉस्ट का रेशियो निकालते हो, तो दो वस्तुओं के मार्जिनल कॉस्ट का रेशियो बच्चों होता है एम आर टी एक्स वाई, सिंबल आपका सेम रहेगा ये, और ये होगा पी एक्स अपॉन में पी वाई। और इस चीज को बच्चों मान लो मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्या आपको प्रोड्यूसर की इतनी बात समझ में आ गई, बोलो बोलो, क्या आपको प्रोड्यूसर की इतनी बात समझ में आ गई। हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, वीडियो पॉज करो और इस बात को नोट कर लो। चलिए अब बच्चों आते हैं कंज्यूमर की बात पे। तो प्रोड्यूसर की साइड तो हो गई, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब बेटा बात करता हूं कंज्यूमर की साइड पे, और बताओ एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। बताओ बताओ एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। तो भैया एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है, अगर आपको पता है ना कि यहां भी बात किसकी हो रही है, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं जी, यहां भी बात हो रही है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आता है, मोनोपोली में जी, यहां पे होता है इक्विलिब्रियम पे, और परफेक्ट कंपटीशन में यहां पे होता है। तो आपने प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम समझ लिया। अब कंज्यूमर के साइड की बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। और आपको पता है इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब एम आर एस एक्स वाई मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर हो, पी एक्स अपॉन पी वाई स्लोप ऑफ बजट लाइन के। ये वाली बात आप ऑलरेडी जानते हो, और इसको बेटा मान लो मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके सामने है दो इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को मर्ज करूं तो मर्ज करके मेरे सामने क्या कंक्लूजन आएगा। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं किसके अंदर, अंडर मोनोपोली, क्योंकि हम आपको पता है हम मोनोपोली पढ़ रहे हैं, हम इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो मेरे सामने क्या कंक्लूजन आया। एक बात बताओ, एम आर टी एक्स, ये इक्वेशन 1 को फॉलो करूं तो एम आर टी एक्स वाई के स्थान पे मैं एम आर टी एक्स वाई रहने दूं, ठीक है, ये वाला सिंबल मैं ऐसे रहने दूं। अब ये क्या बचा, पी एक्स अपॉन पी वाई, और पी एक्स अपॉन पी वाई किसके बराबर है, एम आर एस एक्स वाई के। तो मैं इस पी एक्स अपॉन पी वाई के स्थान पे
एम आर, मैं इसके स्थान पे एम, वेट ए मिनट, क्या मैं इसके स्थान पे एम आर एस एक्स वाई लिख दूं? हाँ, क्योंकि पी एक्स अपॉन पी वाई की वैल्यू इसके बराबर है, तो आप एम आर एस एक्स वाई लिख दो। तो मेरे सामने कंक्लूजन निकला ये। अब बताओ, क्या ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है? जी नहीं है, ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी नहीं है, क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वाले केस में तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब ये इज इक्वल टू ये हो जाए उसको बोला जाता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। और ये नॉट द कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, और ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की शर्त नहीं है। इसका मतलब वही हो गया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले केस में या मोनोपोली वाले केस में दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे, और जब दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे तो आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार हुआ मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया? तो यहां पर मैंने प्रूफ कर दिया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले केस में पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्यों नहीं आता। पहले पढ़ा प्रोड्यूसर की साइड, फिर पढ़ी कंज्यूमर की साइड, और दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखा तो मेरे सामने यह बात निकल के आई कि ये दोनों कभी बराबर नहीं हो पाएंगे अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इस चीज को ये आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। वो प्रेजेंट कैसे करना है तो वो आपके सामने है। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद क्या होगा? प्रोड्यूसर साइड। ये कुछ बच्चों क्या आ गया? प्रोड्यूसर साइड। और जो भी आपको मैंने पढ़ाया सारी बातें ध्यान से पढ़ेंगे तो वही लिखी है कि यहां मान रहे दो वस्तु है, एक्स है और वाई है। हम मान रहे जो आपकी वस्तु एक्स है वो मोनोपोली के अंदर काम करती है, और जो वस्तु वाई है वो परफेक्ट कंपटीशन में काम करती है। अब क्योंकि अगर एक्स आपकी मोनोपोली में है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो प्राइस है वस्तु का वो ज्यादा होगा। किससे? वस्तु की कॉस्ट से। तो जरा बताओ, मोनोपोली में क्या होगा? प्राइस होगा ज्यादा और कॉस्ट होगी कम। जबकि जो वस्तु वाई है वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन में है, और अगर वस्तु वाई परफेक्ट कंपटीशन में है तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? जो वस्तु वाई का प्राइस है वो इक्वल किसके होगा? मार्जिनल कॉस्ट के। मतलब कि पी वाई इज इक्वल टू एम सी वाई। तो ये होता है आपका मोनोपोली में, ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन में, या फिर सॉरी गलत बोल रहा हूं, सॉरी, ये आपका होगा मोनोपोली में और ये आपका होगा परफेक्ट कंपटीशन में। अब जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो मेरे सामने ये बात निकल के सामने आएगी कि एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई ग्रेटर देन, ये पूरा ग्रेटर देन क्या होगा? पी एक्स अपॉन पी वाई। और आपको पता है एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई का रेशियो किसके बराबर होता है? एम आर टी एक्स वाई के। तो इस पूरे के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया? एम आर टी एक्स वाई, बाकी पी एक्स अपॉन पी वाई। भाई बात लिखी हुई है कि अगर मैं रेशियो निकालूंगा मार्जिनल कॉस्ट का दोनों गुड्स के साथ तो वो एम आर टी एक्स वाई मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है। तो एम आर टी एक्स वाई देन ये पी एक्स अपॉन पी वाई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर प्रोड्यूसर साइड। ठीक है, आप चाहो तो उसको नोट कर लो लैंग्वेज को। ठीक है, अब आऊंगा मैं कंज्यूमर साइड पे। और आपको पता है कंज्यूमर साइड में कंज्यूमर अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहे तो उसको इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? तो भैया कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब उसका इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है किसके? बजट लाइन के। मतलब जब एम आर एस एक्स वाई किसके बराबर होगा? पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं निष्कर्ष निकालूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो मैं पाऊंगा कि मेरा एम आर टी एक्स वाई कम है और मेरा एम आर एस एक्स वाई ज्यादा है, और ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब ये चीज शो क्या करती है? तो इसके लिए हम एक बार इस वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि एट द एंड आपको लिख के क्या आना है एंड में। तो देखो, तो यहां पे लिखा है दैट इज कि जब मोनोपोली एग्जिस्ट करती है तब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। किससे? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। यस, आपका एम आर एस एक्स वाई ज्यादा किससे? एम आर टी एक्स वाई से।
अब इसका मतलब क्या है, अब देखो MRS बच्चों ये होता है कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को शो करता है, जबकि MRT ये होता है प्रोड्यूसर का, ये प्रोडक्शन को शो करता है। तो अब MRS अगर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर वुड लाइक द कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस मोर अंडर मोनोपोली, कि अगर MRS ज्यादा, कंज्यूमर वाली साइड ज्यादा, तो कंज्यूमर चाहता है कि भाई सब गुड्स का प्रोडक्शन हो ज्यादा, क्योंकि कंज्यूमर वाली साइड क्या है ज्यादा, MRS है ज्यादा, जबकि MRT है कम, मोनोपोली वाली साइड है कम, प्रोड्यूसर वाली साइड है कम, क्योंकि प्रोड्यूसर वुड नॉट बी प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि जितना कंज्यूमर चाह रहा है मोनोपोली में प्रोड्यूसर उतना नहीं बना रहा है। यहां पे MRS है ज्यादा, इट मींस कंज्यूमर प्रोडक्शन चाह रहा है ज्यादा, MRT है कम, इट मींस मोनोपोली प्रोडक्शन कर रहा है कम। तो कंज्यूमर प्रोडक्शन चाह रहा है ज्यादा, मोनोपोली प्रोडक्शन कर रहा है कम। अब इससे क्या होगा, इससे बेचारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लॉस होगा, क्योंकि कंज्यूमर चाह रहा है हमको वस्तु ज्यादा मिले ज्यादा मिले ज्यादा मिले, लेकिन मोनोपोली वाला बंदा उतनी वस्तु नहीं बना रहा, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लॉस होगा, रिसोर्सेस का मिस एलोकेशन होगा, रिसोर्स ठीक से एलोकेट नहीं हो पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अब जब कंज्यूमर भी खुश नहीं है, रिसोर्स भी ठीक से एलोकेट नहीं है, तो क्या देश में एफिशिएंसी है, क्या देश में परीटो ऑप्टिमलिटी है? जी नहीं, देश में परीटो ऑप्टिमलिटी नहीं है, देश में एफिशिएंसी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्स ठीक से एलोकेट भी नहीं हो पा रहे और हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है कि देश में परीटो इनएफिशिएंसी है, परीटो ऑप्टिमलिटी नहीं है, परीटो इनएफिशिएंसी है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने समझ लिया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरीके से परीटो इनएफिशिएंसी होती है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो और परफेक्ट कंपटीशन के लिए हमने क्या पढ़ी है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।